चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टल फील्ड थियरीज, ठीक है ना। कल हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? वैलेंस बॉन्ड थियरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थियरी जो है वो बेस्ड है, ठीक है ना, इस बात पे कि बैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर क्या क्या लिमिटेशंस थे। देखो, जब कभी क्या होता है, किसी एक थियरी के अंदर जब लिमिटेशंस आते हैं तो दूसरी नई थियरी का क्या हो जाता है, वहां से जन्म हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या क्या थे। लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है ना। बोलो, जो सबसे पहले लिमिटेशन ये था कि बैलेंस बॉन्ड थियरी ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि हमारा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड सॉल्यूशन क्यों बनाता है या कलर्ड क्यों होता है, ठीक है ना। तो यह डू नॉट एक्सप्लेन about the color of कंपाउंड के कलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। बोलिए। दूसरी बात कि और क्या लिमिटेशन है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन ये है, ठीक है ना, कि ये नहीं बताता है कि ऑक्टाहेड्रल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का कोई एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। दूसरी बात ये कि इन्होंने बताया कि हमारे जो लिगेंड्स होते हैं, कुछ लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, पेयरिंग का काम करते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जो सर्टेन लिगेंड्स होते हैं, कुछ सर्टेन लिगेंड्स ही क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं और जो बाकी जो लिगेंड्स होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने और क्या नहीं बताया, डू नॉट टेल अबाउट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्टॉल फील्ड नहीं, इसको ऐसे लिखिए, है ना, डू नॉट टेल ठीक है ना। इन्होंने और क्या नहीं बताया, इट डू नॉट टेल व्हाई certain ligand act as strong field ligand and rest act as weak field ligand, weak field ligands। ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो लिगेंड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, और जो कुछ लिगेंड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और साथ ही साथ इन्होंने और क्या एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है ना, इट डू नॉट टेल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसका भी ये इन्होंने प्रूफ ये नहीं दे पाए, ठीक है ना।
तो डू नॉट tell about the existence of inner orbital complex and outer orbital complex. outer orbital complex क्लियर है? चलिए नोट करिए इतना। चलिए हो गया। हाँ, अब देखिए जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या थी लिमिटेशंस, ठीक है ना, वो फिर एक नए थियरी का क्या बन गया, बेस, है ना। हाँ? तो जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है, हाँ, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी was given by Bethe and Van Dyck. ठीक है, बेथी एंड वन विक, ठीक। बोलिए, अब देखिए जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है, सीएफटी है, ये एक अलग ही अप्रोच क्या करता है, ले लेता है, ठीक है ना। अभी तक जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फील्ड में जितनी भी थियरीज आई, जितनी भी क्या आई थियरीज आई, ठीक है ना, उससे एकदम ये क्या करते हैं, अलग अप्रोच ले लेते हैं, ठीक है ना। इन्होंने अलग अप्रोच क्या लिया, इनका कहना ये था कि जैसा कि बताया गया था किसमें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, है कि उसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, किसके पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल भी होते हैं, ठीक है ना। और लिगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में, क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, है ना। और ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो हमारा क्या है, डी, पी और एस ऑर्बिटल जो है किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, उनका मिक्सअप हो जाता है और वे क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से क्या बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी में ये बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा क्या कुछ होता नहीं है, हाँ, ऑर्बिटल वगैरह मिक्सअप नहीं होते हैं, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। बोलिए, ये बोलते हैं कि जो बॉन्ड है किसके, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का, वो कंप्लीटली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, वो कंप्लीटली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो बॉन्ड बिटवीन क्या, सेंट्रल मेटल एटम एंड ligands are completely electrostatic, ठीक है ना। जो बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब एक बार बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनने के लिए दो अपोजिट चार्जेस का होना जरूरी है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ठीक है ना। तो इन्होंने फर्दर ये बताया
कि जो हमारा क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वह एक पॉजिटिव चार्ज की तरह क्या करता है बिहेव करता है, ठीक है ना। तो इसमें जो क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज ही कर लीजिए, ठीक है ना, सेंटर लिखने की जरूरत नहीं है, बोलिए। और जो लिगेंड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, निगेटिव चार्ज या तो डाइपोल, ठीक है ना। तो लिगेंड्स बिहेव एज, लिगेंड्स बिहेव एज क्या, निगेटिव चार्ज और क्या, डाइपोल। जो क्या होते हैं लिगेंड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, निगेटिव चार्ज की तरह या फिर डाइपोल की तरह। क्लियर है, नोट करिए इतना, तो आगे चलते हैं। चलिए अभी जगह लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखिए ये जो हमारा क्या है लिगेंड, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह क्या कर रहा है बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर के लिगेंड किसकी तरह अप्रोच करना चालू करता है, किसकी तरफ अप्रोच करना चालू करेगा, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। हाँ, और उस सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, और वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, ऐसे लिखिए इसको, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। चलो इतना नोट कर लो, तो फिर आगे इसको बताते हैं। चलो ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो लिगेंड हमारा होता है वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेर लेता है। बोलो, सेंट्रल मेटल अप्रोच टुवर्ड सेंट्रल मेटल एटम एंड सराउंड इट। यहां पे लिखा जा सकता है एंड सराउंड इट, सराउंड इट, ठीक है ना। उसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अच्छा एक बार बताइए, जब लिगेंड्स क्या होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारा लिगेंड है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्सन होगा। लिगेंड्स जो है चारों तरफ से अगर घेर लिए हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में खुद क्या होना चालू हो जाएगा, रिपल्सन, और लिगेंड को इस रिपल्सन को कम करना है। तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे अपने को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टू मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन
द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ व्हाट, ligands, ligands they arrange themselves, they arrange themselves at maximum possible distance, at maximum possible distance। क्या कर लेते हैं, अपने आप को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका एक फिक्स क्या बन जाता है, 3 डायमेंशनल शेप बन जाता है, ठीक है ना, या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एज ए रिजल्ट दे, एज ए रिजल्ट they attain 3D fixed 3D ज्योमेट्री। या इसी को क्या कह लेंगे, शेप, या इसी को क्या कह लेंगे, शेप, ठीक है ना, बोलो। अच्छा देखो, होता क्या है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, ठीक है ना, जब तक कि लिगेंड अप्रोच ना कर रहा हो, जब तक कि लिगेंड क्या ना कर रहा हो, अप्रोच न कर रहा हो, तब तक उनके पास क्या होता है, डी सबसेल। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और पांचों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देख, अब इन जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम, चलो हम अभी वो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम हैव 5 degenerate orbitals, degenerate d orbitals before approaching of ligands, before approaching of ligands, ठीक है ना। और ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, बोलिए, ये ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, देखिए ये जो ऑर्बिटल होते हैं 5 तरह के क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना। जिसमें से एक क्या होता है, dxy, dxz, dyz, dx2y2 और dg2, 5 तरह के ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अच्छा, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब नहीं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल हो उसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो इधर देखो, जब तक लिगेंड इन ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है ना, तब तक इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है, ठीक है ना। इसमें से ये जो 3 हैं, ठीक है ना, ये इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स है, इन बिटवीन द एक्सिस, इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो कहां होता है, इन बिटवीन द एक्सिस। लेकिन ये जो बाकी 2 बच गए, dx2y2 और dg2, ये कौन से ओरिएंटेशन वाले हैं, ऑन द एक्सिस ओरिएंटेशन वाले हैं, ऑन द एक्सिस,
ठीक है ना। अभी हम इनका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले। हो गया, देखो अब क्या होगा, चलिए इसका डी जनरेट ऑर्बिटल देख लेते हैं, है ना। डी ऑर्बिटल में कौन कौन से डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, तो बेसिकली दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर ऑर्बिटल्स एक्स और वाई के इन बिटवीन हैं, अगर बीच में है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई, ठीक है। अगर ऑर्बिटल्स हमारा कहां पर है, ये x और ये z, अगर हमारा ऑर्बिटल x और z के बीच में है, देन इट इज नोन एज dx z, ठीक है। और अगर हमारा ऑर्बिटल कहां पर है, और अगर ऑर्बिटल हमारा कहां पर है, y और z के बीच में, देन इट इज नोन एज dy z, गुड। और अगर हमारा ऑर्बिटल्स कहां पर है, हाँ, ऑन एक्सिस, हाँ, देन इट दिस इज नोन एज dx2 y2, ठीक है। और अगर हमारा ऑर्बिटल z एक्सिस पर है, ठीक, या तो ऐसे बना सकते हैं, हाँ, दिस इज नोन एज dg2, या तो हम इसको और कैसे बना सकते हैं, dg2, या तो इसका शेप, या तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, या तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। दिस इज 5 ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो 3 ऑर्बिटल है, dxy, dxz और dyz, इनका जो ओरिएंटेशन है वो एक्सिस के क्या है, बिटवीन है, बीच में है ना। लेकिन ये जो 2 ऑर्बिटल है dx2 y2 और dg2, इनका ओरिएंटेशन कहाँ है, एक्सिस पर है, हाँ। चलिए इसको नोट करिए, हो गया ये, हाँ। अब देखिए होता क्या है कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, ठीक है ना। बोलो, लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं किधर, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है और लिगेंड हमारे क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, या तो डाइपोल होते हैं, और उस डाइपोल का निगेटिव पार्ट जो है वो किसकी तरफ अप्रोच करता है, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, ठीक है ना। अब होता क्या है कि समझिए इस बात को, देखिए ये जो हमारा लिगेंड, ये हमारे जो ऑर्बिटल्स है, जो भी हमने आपको बताया, ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, बोलिए, जब लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करना चालू करेंगे, हाँ, तो अभी तक ये क्या थे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। लेकिन जब ये लिगेंड इस ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करना चालू करेंगे, तो यह जो ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल का जो सेट है, यह 2 पार्ट में क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। 2 पार्ट में क्या कर जाएगा, ये स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है ना। अब ये स्प्लिट कैसे करता है, हम इसी को देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे स्प्लिटिंग इन
splitting in octahedral complex, octahedral complex। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना, स्प्लिटिंग कैसे होती है, इस बात को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनका शेप क्या हो ऑक्टाहेड्रल, वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनका शेप क्या होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं या ऐसा कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनका शेप क्या है ऑक्टाहेड्रल है, उसमें कौन कौन से डी ऑर्बिटल का यूज होता है हमें यह देखना पड़ेगा। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का शेप बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये कुछ इस तरह से बनता है, बोलिए कुछ ऐसे ही बनता है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर ले, इफ दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, बोलिए, तो इसके 90 डिग्री पर ये वाला है, बोलो, ऑफ कोर्स दिस विल बी वाई एक्सिस, और इन दोनों के ही 90 डिग्री पर ये वाला है, इट मींस दिस इज जेड एक्सिस, यानी ये सारे के सारे क्या हैं एक्सिस है। अब इसमें जो भी ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे एक्सिस वाले, वो कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे एक्सिस वाले ऑर्बिटल ना। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो इन पांचों ऑर्बिटल में से कौन सा ऑर्बिटल है, ये एक्सिस पर, ये एक्सिस पर, ये एक्सिस पर, ठीक है ना। तो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है dx2 y2, और जेड एक्सिस वाला कौन सा ऑर्बिटल है dg2, यही ना। यानी जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि सारे के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऑर्बिटल यूज होते हैं वो कौन सा ऑर्बिटल होते हैं dx2 y2 और dg2, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि लिगेंड अप्रोच करना चालू किया किसकी तरफ, इन ऑर्बिटल्स की तरफ, लिगेंड अप्रोच करना कहां चालू किया, इन ऑर्बिटल्स की तरफ, बोलो। तो जब इन ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है कौन से डी ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेगा dx2 y2 और dg2, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए इन लिगेंड का इन ऑर्बिटल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है, बोलो। तो होगा क्या कि ये जो हमारा क्या है डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो हमारा डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना। अगर लिगेंड ने अप्रोच किया किसकी तरफ, इन ऑर्बिटल्स की तरफ, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे या जो इसमें इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करेगा, उन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा, और रिपल्सन फोर्स काम करने की वजह से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो होता क्या है कि जैसे ही लिगेंड इन ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच करना चालू करते हैं, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, और यह जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं यह दो पार्ट में क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है ना। किसकी एनर्जी ज्यादा होने वाली है, dx2 y2 और dg2 की, क्योंकि लिगेंड इसी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, बाकी तीन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ये जो दो सेट ऑर्बिटल्स का है dx2 y2 और dg2 का, हम इसको बोलते हैं Eg, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं T2g। तो इसमें T2g की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और Eg की एनर्जी क्या हो गई,
बढ़ गए, ठीक है ना। अब समझो कि इनके बीच में जो एनर्जी का ये जो गैप है, ये जो एनर्जी का गैप है ना, हम इसको दिखाते हैं डेल्टा नॉट से। हम इसको किससे दिखाते हैं? डेल्टा नॉट से। और ये जो डेल्टा नॉट है हम इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी। हम इसको क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग एनर्जी। हम इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। चलिए आप नोट कर दिए पहले। चलिए इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसी को और क्या कह लेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? बोलिए। नोट करिए। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यही ना? हाँ, चलो देखिए, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, उसका शेप कैसे होता है? ठीक है, इधर देखिए, सेंट्रल मेटल एटम, हाँ, एक लिगेंड, ये ऐसे होता है। दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप। ये टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है? सारे बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 109.5 डिग्री। क्लियर है ना? अब मान लीजिए कि एक लिगेंड, वन लिगेंड इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स दिस ऑर्बिट। इस ऑर्बिटल में क्या कर रहा है? कोई लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो दूसरा वाला ऑर्बिटल इससे कितने डिस्टेंस पे है? 109.5 डिग्री के एंगल पे, ये वाला भी और ये वाला भी। यानी अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर ले तो डेफिनेटली दिस इज नॉट वाई एक्सिस, दिस इज नॉट जेड एक्सिस, है ना। अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं तो इसको वाई एक्सिस होने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए था? 90 डिग्री, लेकिन है कितना? 109.5 डिग्री। क्लियर है ना? इट मीन्स कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऑर्बिटल यूज होते हैं वो कौन से यूज होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री पे तो है नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे? इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कौन सा ऑर्बिटल यूज होंगे? dxy, dxz और dyz ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। यही होते हैं ना? बोलो। अब देखिए, जैसे ही क्या होगा, ये लिगेंड अप्रोच करेगा इस ऑर्बिटल में, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में
जब लिगेंड अप्रोच करेगा इसके ऑर्बिटल्स की तरफ, इट मींस ये कौन से ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच कर रहा है, dxy, dxz और dyz, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बताइए। और जब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये क्या, T2g की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, और Eg की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। बोलिए, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, और T2g की एनर्जी क्या थी, कम थी। अब मैंने आपको बताया था इनके बीच जो एनर्जी का गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी बोलते हैं ना, या इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है, चलिए नोट करिए। देखिए ये जो इसका पॉइंट है, ये वाला, ठीक है ना, ये तो न्यूट्रल पॉइंट है। जब ये स्प्लिट नहीं हुए होंगे, स्प्लिट हो जाने के बाद इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, ठीक है ना। तो इधर देखिए T2g की एनर्जी जो बढ़ती है वो कितने से बढ़ती है, 2/5। ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। T2g की जो एनर्जी है, T2g की वो कितना बढ़ गई, 2/5 डेल्टा नॉट, और Eg की एनर्जी कितनी कम हो गई, 3/5 डेल्टा नॉट। और जब Eg की एनर्जी बढ़ती है, इधर देखिए, तो 3/5 डेल्टा नॉट से बढ़ती है और इसकी एनर्जी 2/5 डेल्टा नॉट से घट जाती है। अगली बात समझ में, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो T2g की एनर्जी है वह 0.4 डेल्टा नॉट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन जो Eg की एनर्जी है ये -0.6 डेल्टा नॉट हो गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा, ये वैल्यू किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम इसका यूज करेंगे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, जितने भी नीट के स्टूडेंट हैं, जितने भी कौन है, नीट के स्टूडेंट या जेई के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि इसे क्या हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। मैंने जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था कि बेलेस-बोर्न थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी, ठीक है ना। तो बेलेस-बोर्न थ्योरी की एक लिमिटेशन ये भी थी कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है और कोई लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, उसके वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ या उसके न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है ना, जितना अधिक वो अप्रोच कर पाता है सेंट्रल मेटल एटम के न्यूक्लियस की तरफ, उसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है या उसका फील्ड उतना ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है, उसका फील्ड क्या होता है, उतना स्ट्रांग होता है। अगर ज्यादा अप्रोच नहीं कर पाया तो उसका फील्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये अप्रोच पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि जो उसकी स्प्लिटिंग क्या है, जो उसकी कह सकते हैं जो उसकी कैपेसिटी है स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग एनर्जी क्रिएट करने की, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
बनाते हैं, ठीक है ना। बताइए, तो इस पेट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, एक दो पॉइंट आप लिखेंगे और ये पूरा सीरीज ही लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसमें, इसका सीरीज क्या है देख लीजिए। पहले एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट, ठीक है ना। डिपेंड अपॉन, बोलिए, द फील्ड produced by ligand, produced by the ligand, क्लियर है, प्रोड्यूस्ड बाय द ligand, ठीक है। एंड चार्ज ऑन मेटल आयन, एंड चार्ज ऑन मेटल आयन, ठीक है, बोलिए। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो क्या है, I माइनस Br माइनस लेस देन थायोसाइनाइड लेस देन क्लोराइड आयन लेस देन सल्फाइड आयन लेस देन फ्लोराइड आयन लेस देन OH माइनस आयन, ठीक है ना, लेस देन ऑक्जेलेट आयन लेस देन वाटर, ठीक है ना। फिर क्या है, लेस देन एंथायोसाइनाइड, फिर EDTA, फिर अमोनिया, देन एथिलीन डाइअमीन और CN माइनस और CO, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो क्या है, ये जो लाइन है ये बहुत NCERT की लाइन है। अब NCERT क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा समझिए इस बात को, ठीक है। वेट, देखिए दिस लाइन है ना, इज ऑफ NCERT लाइन। अगर इसमें NCERT की लेने से इतना NCERT क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगर ये दो लाइन में क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड ऑन, और आपको क्या दे देगा, नेचर ऑफ द लिगेंड, और क्या दे देगा, चार्ज ऑन मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, क्या दे देगा, नेचर ऑफ लिगेंड और चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। अब पता क्या चला कि उसने ऑप्शन में कर दिया ए बी बोथ, है ना, और नन ऑफ द अबव। तो अगर आपके दिमाग में केवल लिगेंड है तो आप लिगेंड मार के आएंगे, गलत हो जाएगा। तो NCERT की लाइन इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इसके हर एक लाइन में क्वेश्चन होता है, आपको सोचना पड़ेगा। जब आप NCERT पढ़ते हैं तो लाइन पढ़ने के साथ आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि इस तरह का, इस लाइन से बेसिकली कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस दिन ये कैपेबिलिटी आ गई, ठीक है ना, उस दिन क्या होगा कि आराम से नीट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन यहां से बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि नहीं बन जाती है। अच्छा देखो, इसमें क्या है, जो वाटर के पहले के जितने भी लिगेंड हैं, इधर देखिए, वाटर के पहले के जितने भी लिगेंड हैं वाटर तक, है ना, दे आर वीक फील्ड लिगेंड। इनको कंसीडर क्या करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। और वाटर के बाद जितने भी लिगेंड हैं दे आर कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। हम इनको क्या कंसीडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इसको क्या कंसीडर करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। हो गया। और हाँ, ये सीरीज पक्का जरूर याद होना चाहिए।
कई बार इसी में से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो मैं कल ये सीरीज एक बार जरूर पूछूंगा सबसे, तब तक जब तक कि ये याद ना हो जाए, लर्न ना हो जाए। क्लियर है? क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है और हमेशा क्वेश्चन बनेगा, है ना। इन नंबर आप क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी चार्ट उठा लेगा, आगे पीछे कर देगा। सोचो कितनी बार और कितने तरह के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चले, हाँ चलिए देखिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, और यहीं से ये चीजें इंपॉर्टेंट होनी चालू हो जाती है। क्लियर है ना, बोलो हाँ। चलो देखो, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, splitting of electron in octahedral complex, octahedral complex। क्लियर है, बोलिए। अब बताइए, वही आपके पास कंपाउंड है, ठीक है ना, हाँ। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि उसके डी सब सेल में बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन है। चलो कितने इलेक्ट्रॉन है, D5, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हो सकती है, तो सबसे पहले एक बात बताइए कि जब ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होने वाली है, किसकी कम होने वाली है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, हाँ। Eg की एनर्जी ज्यादा होगी, और Eg में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, dx2/2 और dg2, और T2g की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, बोलिए हाँ। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं, दिस वन इज T2g और दिस वन इज द Eg, ठीक है ना। बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5। तो सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी जिस ऑर्बिटल की, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तो भर गए। अब 2 के साथ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। 2 के साथ अलग कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो जो 2 बचे हैं इसको पेयर कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर वाले पे फिलअप हो सकते हैं। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि इसको पेयर करेंगे कि इसको फिलअप करेंगे, हाँ, कैसे पता चलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं, हम इसको पेयर करें कि इसमें फिलअप करें, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी पर। ये डिपेंड किस पे करेगा, तो नोट करके क्या लिखेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, पेयरिंग एनर्जी पे। अब देखो वेट, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इफ वेट स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या, पेयरिंग एनर्जी। उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे कि ऊपर भरे जाएंगे, ऊपर भरे जाएंगे, है ना। अच्छा एक बार बताओ,
किसकी एनर्जी ज्यादा है? स्प्लिटिंग एनर्जी की। किसकी एनर्जी कम है? अब मान लो आप मार्केट में सामान खरीदने के लिए चले गए, ठीक। अब मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए चले गए, आपको दो जींस पसंद आ गया, दो जगह, दो अलग अलग जगह पे, सेम जींस, सेम क्वालिटी, सेम कंपनी। एक जगह आपको जींस मिल रहा है 1500 रुपए में, दूसरी जगह आपको जींस मिल रहा है 1200 रुपए में। आप कहां से खरीदोगे? 1200 रुपए वाले से। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? कम है। सेम थिंग हैपनिंग इन केमिस्ट्री। जिसकी वैल्यू कम होती है वही प्रोसेस होता है, जिसकी एनर्जी कम होगी। भाई इसमें कम एनर्जी खर्च होना है पेयरिंग करने में, तो हम पेयर क्यों करने जाए, स्प्लिट क्यों करने जाए? हम इसको पेयर ना कर दें। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड। 5 हो गए। बोलिए सेकंड केस क्या हो सकता है? ठीक है ना, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अब किसकी वैल्यू बढ़ चुकी है? अब किसकी वैल्यू बढ़ चुकी है? पेयरिंग एनर्जी की। तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? नहीं, अब स्प्लिट कर जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर्ड। अब बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे तो इस केस में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कहां 3 है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 है। अब सेकंड केस को अगर ले लें, ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? यहां भरे जाएंगे। इस कंडीशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 5। तब एक बताओ, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली जो कंडीशन है वो क्या बनाती है? कंपाउंड को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेसर, अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो कंपाउंड का नेचर क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो क्या बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? नोट करिए। चलिए हो गया। एक दो क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? अब क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट of a tetrahedral complex, tetrahedral complex which have D4 configuration, which have D4 configuration, if splitting energy is greater than pairing energy,
हाँ, और सेकंड केस क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम है, और सेकंड में केस में क्या है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, बताइए क्या होगा। 2 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, ठीक है, करिए। देखो फर्स्ट केस में क्या होने वाला है, सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, फर्स्ट कंडीशन में देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है वो किसका ज्यादा होता है, T2G का ज्यादा हो जाएगा, हाँ, और Eg का क्या होता है, एनर्जी कम होता है, हाँ। फर्स्ट केस में क्या है, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द स्प्लिटिंग एनर्जी, हाँ, तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, किसकी एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, ऊपर वाले में भरेंगे। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 यहां भर दिया, 2 यहां भर दिया, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। बोलिए तो n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। बोलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है √n+2। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा, √4 + 2, 4 to 6, 6 4 जा 24, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 24, हाँ। या इसी को और क्या लिख सकते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना, ये क्या है, बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है, ठीक है। नहीं, चलिए इसको नोट करिए फिलहाल, ठीक है ना, हो गया, हाँ, जल्दी से करिए इसको। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट वाला बता दूं, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखिए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है हमारे पास, सेकंड वाले कंडीशन में, हाँ, सेकंड वाले कंडीशन में हमारे पास जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अभी मैंने आपको क्या बताया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होगी, T2G की एनर्जी ज्यादा और G की एनर्जी कम होगा ना, दिस वन इज T2G और दिस वन इज द Eg, ठीक है ना। अब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, बताइए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4, 1 2 3 4, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर,
नहीं, जीरो है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। हाँ, चलो नोट करिए। कल हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। थैंक यू टू ऑल।